हाँ, ग्रेविटेशन में फर्दर आपका देखो, वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. द मून गोज अराउंड द अर्थ. इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. क्लियर? इन सब में क्या है, कोई ना कोई फोर्स आपकी क्या हो रही है, एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है? सो द प्लैनेट्स and on the moon. So Isaac Newton could grasp these that the same force is responsible for all these. Isaac Newton ने क्या कहा कि इन सब के लिए कोई भी आपकी एक कांस्टेंट फोर्स है, कॉमन फोर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और इस फोर्स को क्या नाम दिया फिर? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या नाम दिया इस फोर्स का बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ ग्रेविटेशन में देखो, वी नो दैट द मून goes around the earth. An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downward. हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकें तो क्या होता है, वो ऊपर जाता है और एक हाइट पे पहुंचने के बाद वापस नीचे आता है. क्लियर? नीचे क्यों आता है? क्योंकि अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है. इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम. क्लियर? कि न्यूटन ट्री के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एप्पल गिरा, तब उन्होंने ये सोचना चालू किया कि एप्पल नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा. इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून? कि अगर अर्थ आपकी एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? सो इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस. सो ही कंजक्टेड दैट द सेम टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द केसेस. ठीक है? तब उन्होंने बताया कि दोनों के लिए आपकी सेम फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है. ही आर्ग्यूड दैट ईच पॉइंट At each points of its orbit, the moon falls toward the earth. यानी हर पॉइंट पे आपका जो मून होता है वो अर्थ की तरफ गिरता है. क्लियर? इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय अर्थ. क्लियर? आप सबको पता है मून कैसा ऑर्बिट करता है. मतलब सपोज अर्थ यहां पर है तो मून क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है. क्लियर? मून आपका सर्कुलर ऑर्बिट में जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा. मतलब हर पॉइंट पे वो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ गिरता जा रहा है. क्लियर? टुवर्ड्स द अर्थ आता जा रहा है. आया समझ में? क्लियर? यानी वो अर्थ से बंधा हुआ एक तरीके से किसी ना किसी फोर्स से, जिसकी वजह से वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. क्लियर? So it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. बट हम ऐसा देखते नहीं है मून को अर्थ की तरफ गिरते हुए. जैसे एप्पल सपोज आ गया, देखो एक्टिविटी आपको दी है यहां पे बेटा. एक्टिविटी में 10.1 में टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई ए स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हर्ल इट अराउंड. क्लियर? आपने स्टोन उससे बांध लिया थ्रेड से और उसको घुमा रहे हो तो क्या होगा, नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड. अब जैसे जिस पॉइंट पे हम छोड़ेंगे बेटा, वहां से वो स्ट्रेट लाइन में आपका चला जाएगा. देखो नीचे लिखा है फर्दर, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद द सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. जैसा कि आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इसलिए हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते थे. क्लियर? सो बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. क्लियर? आप जो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं उसमें हम क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है? The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान से देखो, जो हमें क्या कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रही है. तो इस फोर्स का नाम भी देखो सेंटर के बेसिस पे लिखा गया है. बोला गया दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है? सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग फोर्स. क्लियर? जो हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर.
जिस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे हमने लास्ट में बात की थी कि अगर हम जिस पॉइंट पे छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्टोन वहां से स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएगा। क्लियर। और इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर। टेंजेंट टू अ सर्कल के लिए देखो आपको नीचे दिया हुआ है, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर। सर्कल आप सबने पढ़ा हुआ है, जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर। देखो उसके नीचे लिखा है, मार्क कर लो उसे भी चाहे, स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है। नाउ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका जो मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ, वो कौन सा मोशन है, वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। सेंट्रीपिटल फोर्स सबको क्लियर हो गया, जो फोर्स सेंटर से अप्लाई होती है आपकी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए, मूव करवाने के लिए। नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब मून के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, अर्थ। क्लियर। सो इफ देयर वर नो सच फोर्स द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर अर्थ से आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लग रही होगी तो क्या होगा, मून स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा बिना अर्थ की तरफ मुड़े हुए। क्लियर। सो इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। सो डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ। अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ऐसा है, इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल। अर्थ को, एप्पल को तो हम अर्थ की तरफ आते हुए देखते हैं बट अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाती। सो क्यों। अब आप सबने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है न्यूटन्स का, दैट इज की फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यानी अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी अर्थ एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो एप्पल भी अर्थ के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। क्लियर। बट ऐसा आपको दिखता नहीं है, क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज, और अगर हम इससे एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, F/m। सो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी अगर फोर्स सेम है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। अब अगर हम अर्थ और एप्पल के केस में देखें तो अर्थ का मास एप्पल से कम है या ज्यादा है, ऑब्वियसली कम है। एप्पल का मास अर्थ से कम है, ठीक है। तो इस, और वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, ये भी नहीं थोड़ा बहुत, बहुत ही ज्यादा कम है। तो एप्पल में जो एक्सेलरेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ। इसलिए एप्पल अर्थ की तरफ आता हुआ दिखता है आपको, अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखती। क्लियर। क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है अर्थ में वो बहुत ही कम हो रहा है। देखो उसमें नीचे लिखा भी है फर्दर वही चीज, थर्ड पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ। क्लियर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की अकॉर्डिंग अर्थ, एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगी, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमने भी बात की, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth. बहुत ही कम है as compared to earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. Same way में moon earth के चक्कर इसलिए लगाता है क्योंकि moon का mass भी earth से कम है। अर्थ मून की तरफ मूव होती हुई आपको नहीं दिखती। क्लियर। हाँ, उसके आगे देखो, इन अवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन
By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. अब जैसे अभी हमने अर्थ और मून के बीच में बात की है, वैसे ही सन और प्लैनेट्स के बीच में वही फोर्स हो सकती है जिसके बेसिस पे सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में. From the above facts, Newton conclude that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. इस बेसिस पर न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं बताया मतलब कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, मून को अट्रैक्ट कर रही है सोलर सिस्टम में, बट उन्होंने ये भी चीज बोली कि सारे ही ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? तो उसी बेसिस पर आपका देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? कि आपका हर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो क्या करता है? हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है कितनी फोर्स से? Which is proportional to their product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Clear? और ये डिस्टेंस हमें हमेशा कहां से लेना है? सेंटर पॉइंट से. सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, एक छोटा है सपोज एक बड़ा है, एक का मास m1 बोल दिया हमने, एक दूसरे का मास m2. क्लियर? ये इनका सेंटर हो गया. क्लियर? तो ये इनके बीच का डिस्टेंस d हमेशा हमें सेंटर से लेना है बेटा. क्लियर? तो अब इससे फॉर्मूला बन गया, नहीं फोर्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के. क्लियर? अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो आपका बन गया देखो m1 m2 बाय d स्क्वायर. अब इसमें हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट आ जाता है आपका कैपिटल G m1 m2 बाय d स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला बन गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का. ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बन गया आपका G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, जहां पे G क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G आपका क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है पूरे यूनिवर्स में. जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगी आपकी? फिक्स रहेगी. दैट इज आपको 9.8 नहीं है, नेक्स्ट पेज पे गिवन है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट चलो हम अभी डिराइव करेंगे तब बताऊंगा मैं इसकी यूनिट. वैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है. क्लियर? अभी यूनिट कैसे बनी वो भी हम बताएंगे. नाउ अब देखो फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का. F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर. ठीक है? R बेटा हम डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या D से भी कर सकते हैं. जनरली D से करते हैं, R रेडियस के लिए यूज करते हैं. क्लियर बेटा सबको यहां तक फॉर्मूला? अब अगर हम इससे फोर्स की ऐसा यूनिट आप सबको पता है क्या होती है? फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन. और m1 क्या है यहाँ पे? मास. तो m1 मास की यूनिट kg, m2 की भी kg और d क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर. डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर. सो अगर हम यहां से g का फॉर्मूला बनाए बेटा तो क्या बनेगा देखो, f d स्क्वायर बाय m1 m2. तो इस बेसिस पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो g की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट ध्यान से देखो, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन. तो न्यूटन और डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मास की केजी, तो केजी स्क्वायर, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर. सो आपकी g की ऐसा यूनिट बन गई क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो ऐसा यूनिट है वो बन गई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. क्लियर? यहां तक बेटा सबको? और जी देखो क्या बोला जा रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी आप कहीं भी चले जाओ यूनिवर्सल,
क्लियर? इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं कि कहीं पर भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी सेम वैल्यू ही रहेगी हमेशा। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पेज में एक चीज दी है आपको, पेज 134 में। क्लियर? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सबको क्लियर हो गया। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन गया F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। और G कैपिटल G यहां पर क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होती है, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसलिए अगर हम सपोज 1 kg के ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो उसमें जो फोर्स बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी। यानी अब अगर सपोज आपका ये क्वेश्चन है कि हम आपस में क्यों नहीं अट्रैक्ट करते, क्लियर? हमारा मास अराउंड 40-50 kg है या 70 kg भी है या किसी का 100 kg भी है, तो भी वो किसी को अट्रैक्ट करता हुआ हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वहां पे G की वैल्यू बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है वो बहुत ही कम हो जाता है डेसिमल्स में। क्लियर? इसीलिए आपको कोई भी दो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट होते हुए नहीं दिखते। बट अगर हम अर्थ के केस में ले रहे हैं तो अर्थ आप सबको पता है, देखो सबको अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा अर्थ उसे अट्रैक्ट करके नीचे ले आएगी। क्लियर? आप कितनी भी फोर्स से ऊपर की तरफ फेंक लो, वो एक पॉइंट पे जाके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वहां पे से वापस आ जाएगा नीचे। क्लियर बेटा? यस सर। अब इस बेसिस पे देखो आपको एग्जांपल 10.1 गिवन है। क्लियर? ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या क्या गिवन है। मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है, मास ऑफ मून आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन है, और उसके बाद आपको फोर्स एक्सर्टेड निकालना है। और जी की वैल्यू भी एट लास्ट आपको गिवन है 6.7। इसको राउंड ऑफ करके हमने 6.7 इंटू 10⁻⁻11 गिवन है हमें यहाँ पे। सो आपका जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू जी m इंटू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। इसको वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने देखो कैपिटल M और स्मॉल m बोल दिया। कैपिटल M अर्थ के मास के लिए और स्मॉल m मून के मास के लिए। चाहे आप m1 m2 भी रख सकते हो या कैपिटल M और स्मॉल m से भी अलग अलग दिखा सकते हो। क्लियर? यस सर। नाउ उसके बाद देखो दो क्वेश्चंस हैं तो हो जाएगा। इस बेसिस पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी और सॉल्व कर देंगे। और देखो आंसर आ गया लास्ट में आपका 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। यानी इतनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ मून के ऊपर, और मून भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड अपोजिट, जिसकी वजह से अर्थ और मून ना तो एक दूसरे के क्लोजर आते हैं और ना ही दूर जाते हैं। वो एक तरीके से इनविजिबल फोर्स से बंधे हुए हैं और चक्कर लगाता जा रहा है मून अर्थ के। क्लियर? इनविजिबल फोर्स, वो आपको दिखती नहीं है। क्लियर? यस सर। नाउ अब उसके बाद देखो क्वेश्चन पेज नंबर 134 पे ही, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो सबको क्लियर हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक बार फटाफट रिपीट कर दो। Every object in the universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और उससे हमारा जो फाइनली फॉर्मूला बना दैट इज F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बोले, देखो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हमें कि
फॉर्मूला बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जैसे अगर हम अभी अपने आप को देखें तो हम कहां पर हैं, अर्थ के सरफेस पर हैं। क्लियर, यहाँ पे है हमारा मास सपोज m है और अर्थ का मास कैपिटल M हमने ले लिया। क्लियर, तो हमें फोर्स कहां से एक्सर्ट होगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर से हमारा डिस्टेंस कितना है अर्थ का, रेडियस। क्लियर, जितना अर्थ का रेडियस है वहां पर हम बैठे ऑन द सरफेस। क्लियर, अब हमें यहाँ पे फोर्स बताना है कि अर्थ हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, G m1 m2। तो m हमारा कैपिटल M हो गया, अर्थ का मास स्मॉल m हो गया हमारा मास, और डिस्टेंस कितना हमारे बीच में, r। तो r स्क्वायर। सो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया जो अर्थ का हमारे ऊपर अप्लाई कर रही है, और हम भी अर्थ के ऊपर इतना ही अप्लाई कर रहे हैं वापस में भी। क्लियर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी ऑब्जेक्ट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर, यानी अर्थ अगर हमारे ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो हम भी अर्थ के ऊपर इतना इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? यस। नाउ उसके बाद देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमें मिल गया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर, सो उसकी इंपॉर्टेंस में देखो, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमेना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। क्लियर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें बहुत सारे ऐसे फिनोमेना पता चले जिसे हम पहले सोचते थे कि वो अनकनेक्टेड हैं। पहला, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। क्लियर, हमें अर्थ पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो बांध के रखती है, हम कितना भी ऊपर उछलने की कोशिश करें वापस अर्थ पर आ जाते हैं। ग्रेविटेशन। क्लियर, यानी हमें पता नहीं है कि कौन सी फोर्स है, बट वो वहां पे आपकी कौन सी फोर्स हमें पता चल गई, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। सेकेंड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और इवन थर्ड भी वही चीज है, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। क्लियर, मून आपके अर्थ के अराउंड घूम रहा है, क्यों घूम रहा है आप समझ में आ गया हमें कि वहां पे मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है अर्थ की, जिसकी वजह से मून का मास कम है इसलिए वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। इसी तरह अगर हम सन और प्लैनेट्स में देखें तो सन का मास सबसे ज्यादा है, प्लैनेट्स का मास कम है, इसलिए सारे प्लैनेट सन के राउंड घूम रहे हैं। क्लियर, एंड फोर्थ आपका इंपॉर्टेंस, दैट इज द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। आपकी सी में हाई टाइड और लो टाइड आती हैं, वो आपकी सन और मून की इफेक्ट से ही आती हैं। क्लियर? नाउ यस सर। क्लियर हो गए बेटा सबको? इंपॉर्टेंस चार मोस्ट इंपॉर्टेंस है आपके। पहला, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, सेकंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, थर्ड मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, एंड फोर्थ द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। नाउ फ्री फॉल। फ्री फॉल देखो नाम से क्लियर है, फ्री फॉल यानी फॉल तो आपको पता है गिरना। फ्री फॉल मतलब कि अगर कोई भी फोर्स आपके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है तो हम उसको फ्री फॉल कहेंगे। बट क्या रियली में अगर आप फॉल डाउन हो रहे हो तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करती? नहीं। अगर आप फॉल डाउन हो रहे हो तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके ऊपर एक्ट करेगी ही करेगी हमेशा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से गिराएं, क्लियर, तो हमने तो उसे छोड़ दिया यानी हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, बट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो हम उसको फ्री फॉल कहते हैं। क्लियर? ध्यान से पढ़ो बेटा पेज नंबर 134 पे। फ्री फॉल, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स towards the earth under this force alone we say that the objects are in the free fall। इसको मार्क कर लो बेटा, अंडरलाइन कर लो, याद कर लो अच्छी तरह। whenever object fall towards the earth under this force alone, this की जगह gravitational force, under gravitational force alone we say that the objects are in free fall। is there any change in the velocity of falling objects? अब सपोज आप एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर हाइट से गिरा रहे हो और एक को 5 मीटर हाइट से गिरा रहे हो, तो क्या फर्क होगा उनमें? दोनों की वेलोसिटी एट अ ग्राउंड चेंज हो जाएगी। क्लियर? जिसको जितनी ज्यादा हाइट से हम गिराएंगे उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? जब हम गिराते हैं ऑब्जेक्ट्स को तो उनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, बट क्या होता है? देयर विल बी चेंज इन द
but due to the earth attraction there will be a change in the magnitude of the velocity. क्लियर, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से उनकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता है. Whenever an object falls towards the earth, any change in velocity involves acceleration. क्लियर, आपकी वेलोसिटी में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? There is an acceleration. क्लियर, वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो. यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्लियर, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से कॉज हुई है? यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम एक नया नाम देते हैं. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल acceleration due to the gravitational force of the earth, या in small acceleration due to gravity. Clear, it is denoted by small g. The unit of g is the same as that of acceleration, that is meter per second square. अब अगर सपोज हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? We know from the second law of motion that force is the product of mass and acceleration. अब सब आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो उसको हमने स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया है. क्लियर, नाउ वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व्ड इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर हो गया यहां तक बेटा? अब जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था क्या कि अगर अर्थ हमारे ऊपर इतना फोर्स लगा रही है तो हम भी अर्थ के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं. क्लियर, और हमने फोर्स इस वे में निकाल लिया अपना, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी. अब यहाँ पे हमने एम देखो कैंसिल आउट कर दिया, वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो स्मॉल जी के लिए आपका फॉर्मूला क्या बन गया? जी एम बाय आर स्क्वायर. क्लियर, और अब यहां पर अगर हम ये चीजें देखें कौन कौन सी है? कैपिटल जी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम का मतलब मास ऑफ अर्थ और आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं. अब मास ऑफ अर्थ ये तो है नहीं कि सडनली चेंज हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ भी सडनली चेंज नहीं हो सकता. क्लियर, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने बताया था एक फिक्स्ड वैल्यू है. तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारा स्मॉल जी आ जाता है 9.8, और यूनिट आपको अभी बताई थी स्मॉल जी की यूनिट सेम है जो कि एक्सेलरेशन की है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर हो गई चीज? याद रहेगा. यानी अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फॉल डाउन करवा रहे हैं तो वो इतनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा. क्लियर, और जितना ज्यादा दूर से हम उसे गिरा रहे हैं, जितनी ऊपर से हम गिरा रहे हैं, उतनी उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. क्लियर? अब जैसा कि आप सबको पता है अर्थ क्या है? एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. अर्थ आपकी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. इस वे में है, ध्यान से देखो, यानी बीच में रेडियस आपका ज्यादा है और पोल्स पे रेडियस कम है. क्लियर, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, ठीक है, पोल्स पे रेडियस कम है. तो उससे हमारा जी के फॉर्मूले में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी का फॉर्मूला था जी एम बाय आर स्क्वायर. तो जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अगर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की तो जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कम हो जाएगी. तो इक्वेटर पे जो आपका जी होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जी एट पोल्स. ठीक है, इक्वेटर पे आपका जो जी होगा स्मॉल जी की वैल्यू वो कम होगी आपकी जो जी की वैल्यू पोल पे है. क्लियर, और ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ आपकी एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है. देखो यहां पे लिखा है बेटा वही चीज, ध्यान से पढ़ लो. पेज नंबर 135 पे लेफ्ट हैंड साइड, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर.
यानी जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो रेडियस आपका बढ़ता है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। पोल्स पे जी की ज्यादा वैल्यू होगी एज इक्वेटर। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ। क्लियर, जी की वैल्यू हम जनरली या तो ज्यादा या कम कांस्टेंट के पास ही लेते हैं और ऑन द नियर द अर्थ। बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय इक्वेशन 10.7। अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर हो जाए तो हम वहां पे फॉर्मूला यानी आर की जगह क्या यूज करेंगे, डी स्क्वायर। अब सपोज आपका ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ी ऊपर है तो उसका हम डिस्टेंस देखेंगे कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है। क्लियर, तो जी इक्वल्स टू जी एम बाय डी स्क्वायर हो जाएगा वहां पे। क्लियर, नाउ अब इसमें देखो जी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाई है पेज 135 पे। क्लियर, जी का फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया था दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर, उससे हमने वैल्यू पुट करके निकाली तो वो सॉल्व करके हमारी आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम रफली 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन इजियर करने के लिए। ठीक है, नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब आप सबको याद होगा चैप्टर 8 में आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। हाँ, चैप्टर 8 में आप सबने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी थी बेटा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस थी आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आपकी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, इसमें एक बार फटाफट रिवाइज कर लो सारी चीजें क्या थी। v का मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम टेकन या टाइम गिवन जो भी आपका, और s का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को आप ध्यान से देखो। अगर हम फ्री फॉल के लिए यूज कर रहे हैं तो इक्वेशंस में क्या चेंज हो जाएगा, आपका एक ही जगह g आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, और g आपको हम बता चुके हैं क्या है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और s की जगह क्या आ जाएगा, h, क्योंकि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल डाउन करवा रहे हैं तो वहां पे हमें हाइट पता होगी कि कितनी हाइट से हम फॉल डाउन करवा रहे हैं। सो h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, सो आपकी दो चीज चेंज हुई है, देखो v u और a तो वही है, सॉरी v u और t वही है, एक ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई यानी स्मॉल g, और x की जगह क्या आ गया, h, दैट इज हाइट, यानी अब आपका जो डिस्टेंस है वो हाइट में देखा जाएगा। क्लियर, एस डिस्प्लेसमेंट होता है ना, क्या चीज, सर एस डिस्प्लेसमेंट है ना इसमें। हाँ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों बोल सकते हैं बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। नाउ अब ध्यान से देखो एक चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा आपका, एक तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, क्योंकि हम फॉल करवा रहे हैं तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। क्लियर, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन में है। क्लियर, और ऐसे ही अगर हम सपोज ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं अपवर्ड मोशन में तो क्या होगा, अपवर्ड मोशन में क्या होगा आपका, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट ऊपर रुक जाएगा और वहां से वो वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा, और g की वैल्यू हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर,
जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, तो अगर हम अगेंस्ट द मोशन फेंक रहे हैं उसे, क्लियर, हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो इसलिए जी की वैल्यू वहां पे क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा एग्जाम्पल 10.2, देखो ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल 10.2 के पहले वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है। देखो, इन अप्लाइंग दीज इक्वेशंस वी विल टेक एक्सेलरेशन a टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, क्लियर, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्लियर, यानी अगर डाउनवर्ड आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन a विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन, जब उसको अपोज करेगी तब हम एक्सेलरेशन वहां पे नेगेटिव लेंगे। क्लियर। हाँ बेटा एग्जांपल 10.2 में देखो क्या गिवन है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। तो फॉल हो रही है तो बेटा उसके लिए बताया था इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल डाउन हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्लियर, और कितनी देर में फॉल डाउन हो रही है वो टाइम आपको गिवन है, दैट इज 0.5 सेकेंड। नाउ उसके बाद जी की वैल्यू आपको गिवन है, यानी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव ली जाएगी या नेगेटिव, बताओ, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ना तो पॉजिटिव ली जाएगी और वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। क्लियर। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इसकी, क्लियर, और उसके बाद क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और थर्ड थिंग आपको निकालनी है हाउ हाई इज द लेज, यानी हाइट, क्लियर। सो अब ध्यान से देखो, पहले हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ए टी की जगह यहां पर हमारा क्या यूज होगा, जी टी, क्लियर। सो v हमारा कितना है हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है 0, g हमारा 10 और टाइम हमारा 0.5। सो इसको सॉल्व किया हमने, 10 इंटू 0.5 5 हो गया, सो v आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। v की ऐसे लिमिट आप सबको पता है मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी की, तो v आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड चीज हमें एवरेज स्पीड निकालना था, एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, u प्लस वी बाय 2, सो u कितना था हमारा 0, v हमारा 5/2, क्लियर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना बेटा, यानी ये कब है, जब आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तब हम u प्लस v/2 कर सकते हैं। सो 0 प्लस 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपकी, क्लियर। इसी तरह आपको हाइट निकालनी थी, तो हाइट के लिए हम या तो सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्लियर। सपोज सेकेंड कर रहे हैं h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सो u कितना है आपका 0, t आपका 0.5 प्लस हाफ, g आपका 10 और t आपका 0.5 का स्क्वायर, सो 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, हाफ यहां कट गया 5 हो गया, 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा आपका 1.25, तो हाइट आ गई आपकी यहां पे 1.25 मीटर। क्लियर हो गया एग्जांपल 10.2 सबको, बाद में सॉल्व कर लेना ध्यान से। नाउ एग्जांपल 10.3 में देखो, 10.3 में आपको एग्जाम्पल 10.3 में आपको क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आपने एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है और वो हाइट कितना गया है 10 मीटर। अब इसमें देखो हम ऊपर की तरफ मोशन कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी कि हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर? फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स, और हमें हाइट पता चल गई है, दैट इज 10 मीटर। ठीक है। नाउ उसके बाद बेटा आपकी हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है कि जितनी वेलोसिटी से उसे ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था। क्लियर? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें यहां पे नहीं बोली है, गिवन नहीं है, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। वैल्यू हमारी 9.8 यूज करेंगे हम। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, वो बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। ऊपर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिव लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और बाद में हमें टाइम भी पूछा है, और टाइम हमें ध्यान से देखो क्या पूछा है कि कितना टाइम लगेगा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हमें बताना है। क्लियर? तो इसके लिए बेटा देखो, पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और टी हमारे पास नहीं है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करें हम? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v की वैल्यू 0 का स्क्वायर, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -9.8 और h की वैल्यू आपकी 10। क्लियर? अब 0 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट कर दिया। सो ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, डेसिमल हटा 10 आ गया, 10 ये कट गया, 2 इंटू 98 जो कि 196 होता है, और इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 196 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। और 196 आप सबको पता होगा किसका स्क्वायर होता है? 14 का। तो u हमारा 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे टाइम भी पूछा था, सो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। क्लियर? v कितना है हमारा 0, u अभी निकल चुका है हमारा 14 प्लस g हमारा -9.8 इंटू टी। अब 14 हमने इधर शिफ्ट किया, -14 हो जाएगा, इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी। अब t निकालने के लिए इसको हमने यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट कर दिया बेटा, माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे t में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो उधर आके डिवाइड, माइनस माइनस कट गए आपके, डेसिमल हटाया 0 पर आ जाएगा। उसके बाद दोनों 7 से कट हो रहे हैं, देखो 2 से भी हो रहे हैं पहले, तो 2 से किया तो 70, 49, अगेन 7 से हो रहे हैं 10/7, और 10/7 को जब आप डेसिमल में करोगे तो 1.41 अराउंड या 43 है शायद, 1.43 सेकेंड्स आ जाएगा आपका टाइम। क्लियर? तो यानी 1.43 सेकेंड्स लगे उसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जिस स्पीड से उसे फेंका, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ किस तरीके से बेटा न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं? ओके सर। ठीक है? यस। इसके नीचे के क्वेश्चन बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? सो फ्री फॉल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स के बेसिस पे नीचे आ रहा है तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। लास्ट पेज पे डेफिनेशन है आपकी बेटा, पेज नंबर 134 पे। Whenever object falls towards the earth under the gravitational force of earth alone, so this is known as free fall. Yeah, we say that the objects are in free fall. Second question, what do you mean by acceleration due to gravity? So acceleration due to gravity का भी हमने पढ़ा था क्या, कि जो acceleration, यहां पर देखो बेटा ध्यान से, पेज नंबर 135 पे ऊपर, whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the earth gravitational force, therefore this acceleration is called the acceleration due to gravity. Clear? Due to the gravitational force of earth or acceleration due to gravity.
क्लियर यहां तक बेटा दोनों क्वेश्चन? यस। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मास एंड वेट करेंगे, ठीक है? चलो।